तो आज का टॉपिक जो है कि गवर्नमेंट का इंटाइटलमेंट देश के लिए सही है या गलत। तो इंटाइटलमेंट का हल्का फल्का एग्जाम्पल तो मैंने इनविटेशन में दिया था, अभी ये आगे CS के स्कूल वाले, तो अच्छी बात है। तो इंटाइटलमेंट का एग्जाम्पल हमने दिया था। क्या क्या एग्जाम्पल दिया था? जैसे रिजर्वेशन है वो इंटाइटलमेंट है। जैसे स्कूल में बच्चों को खाना देना है वो इंटाइटलमेंट है। सरकारी अफसर को घर देना है, सिक्योरिटी देना है, गाड़ी देना है, फोन देना है, वो इंटाइटलमेंट है। इलेक्टेड ऑफिशियल को हवाई यात्रा, पेंशन वगैरह देना है, वो इंटाइटलमेंट है। मुफ्त में राशन बांटना, गैस देना, बिजली देना, पानी देना, ये सब इंटाइटलमेंट है कि एक बार जो मेरे को मिलने लगा वो मेरा अधिकार है और मैं अपने कर्तव्य के बारे में मेरी जरूरत नहीं है जानना। ये सब इंटाइटलमेंट है। जैसे कि मैं अमेरिका में हूँ, यहाँ पे आप सेक्रेटरी हो या कुछ भी हो, आपको घर सरकार नहीं देती, आपको घर अपना खुद ही लेना पड़ेगा। कुछ ओहदे में घर का सरकार किराया देती है, नहीं तो आपके सैलरी से आप लो। यहाँ के जितने प्रेसिडेंट है, एक्स प्रेसिडेंट हुए, वो नौकरी करते हैं। प्रेसिडेंट बुश, उनकी बीबी नौकरी कर रही है। क्लिंटन, उनकी बीबी किताब लिख रही है, लेक्चर दे रही है, उससे पैसा कमा रही है। बराक ओबामा भी कंसल्टिंग कर रहे हैं। तो आप एक्स मिनिस्टर हुए और आप अपना रोजी रोटी खुद खोजो। ये सरकार के ऊपर, सरकार कुछ पेंशन देती है, बट ये नहीं है कि आपको पूरा जीवन सरकार पालेगी। तो उसी तरह इंडिया में जो इंटाइटलमेंट का अधिकार है कि आप एक बार कुछ किए तो पूरा जिंदगी आपको देगा, तो वो देश के लिए अच्छा है या बुरा है, ये टॉपिक है। पहले टॉपिक पे किसी को कोई प्रश्न है तो वो बात करो, फिर हम डिबेट करेंगे। Sir, we are from CS. Please speak. Sir, we are speaking in the favor of the motion. Our government's entitlement programs good for the country. Sir, with the proud propose, I कोशिश करो हिंदी में बोलने का, कोशिश करो हिंदी में बोलने का। सर, काफ़ी सोच विचार के बाद मुझे लगता है कि जो हमारी सरकार की नीतियां हैं और रणनीतियां हैं, जो मुफ्त में जैसे बिजली, कपड़ा आदि, मकान, रोटी आदि ये सब बांट रही है, वो ये कई तरीके से हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे भारत में बहुत से ऐसे लोग हैं सर, जिनको मतलब इन सब चीज़ों का बहुत ज़रूरत है, उनको नीड है इन सब चीज़ों का। तो वो सर हम लोग मुफ्त में, सर जैसे एक पॉवर्टी लाइन हमारे सरकार ने सेट कर रखा है, उससे नीचे के जो तबके के लोग हैं, वो अगर उनको आप फ्री नहीं देंगे तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे। और ये फ्री उनके लिए मुफ्त में सामान बांटना है, उनके लिए ऐसे सिल्वर लाइनिंग, मतलब आशा की किरण है सर, क्योंकि जो है उनके लिए यही उनके जीने का साधन है। जैसे वो खाना, कपड़ा, अगर सरकार जैसे आजकल से हम लोग देखते हैं कि जो है मतलब ऐसे मैं से खुद उत्तर प्रदेश से रहने वाला हूँ, वहाँ पे से मैं देखता हूँ कि मतलब जैसे बहुत से लोग हैं, राशन कार्ड बनता है सर, 1 रुपये किलो चावल, 2 रुपये किलो दाल, और ये सब सरकार सुविधाएं नहीं चलाएगी, नहीं देगी अपनी जनता को। जैसे अनएम्प्लॉयड जनता है, बेरोजगार जनता है, वो सर कहाँ जाएगी? वो उसका होप तो सर साधन से गवर्नमेंट सरकार ही है। तो मेरे ख्याल से, मेरे स्कूल के ख्याल से ये मोशन सही है और हम लोग इस मोशन को प्रपोज करते हैं। थैंक यू सर। त्रिपाठी जी, आप इसके अगेंस्ट बोलेंगे? ठीक है, चलिए मैं बोलता हूँ। हाँ, आप अगेंस्ट हैं। देखिए, जब कहीं पर भी किसी समाज में ज्यादा समय तक फ्री में ये जो फ्री भी बांटी जाती है तो समाज अकर्मण्य हो जाता है। तो अगर लॉन्ग टर्म में सोचा जाए तो ये कई तरीके से ठीक नहीं है। ये जो नीतियां हैं जिसमें कि बिना परिश्रम किए लोगों को दिया जाता है, उससे लोगों की परिश्रम करने की जो क्षमता है वो भी कम हो जाती है, उनकी सोचने और समझने की क्षमता कम हो जाती है। वो अपने स्किल और कौशल का भी प्रयोग ना करके
इन प्रकारेण प्रयास करते हैं कि वो स्कीम्स हम लिए जा सकें। इससे सरकार में करप्शन भी बहुत बढ़ता है कि जब फ्री का देना होता है तो जो लोग लेने वाले होते हैं उनको अगर पूरी मात्रा में वो ना भी मिलता हो, जैसे अगर शायद ये ध्यान हो, एक बार हमने कई साल पहले जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे तो वो कहते थे कि अगर हम 1 रुपए देते हैं गवर्नमेंट से तो वहां पर 15 पैसे पहुंचते हैं। तो ये सब तभी ये सब चीजें पैदा होती हैं जब फ्री में दिया जाता है। जब आदमी अपने कौशल से कोई चीज प्राप्त करता है तो उसको ये होता है कि मुझे 100% प्राप्त हो। तो मेरा दूसरा पॉइंट ये है कि इससे करप्शन और ज्यादा बढ़ता है दोनों तरफ, क्योंकि किसी ने अपने कौशल से और परिश्रम से उसको कमाया नहीं है। ये मनरेगा की स्कीम है, मैं अभी गांव में था, मैंने वो भी देखा वहां पर कि अगर लोगों को परिश्रम कर नहीं रहे हैं और उनको अगर 500 में से 200 रुपए भी मिल जाता है, 300 ऊपर के खा जाते हैं, तो उनके लिए वो ठीक है। तो पहली चीज तो ये है कि उससे कौशलता और कार्य करने की क्षमता कम होती है। दूसरा ये है उससे करप्शन को और ज्यादा बढ़ावा मिलता है। और तीसरा, फिर अगर ऐसी स्थिति चलती रहे तो समाज में ये अव्यवस्था फैलती है, क्योंकि उन लोगों को जो बहुत परिश्रम करके धन पैदा कर रहे हैं उनको भी ऐसी इच्छा जागृत हो जाती है मन में कि अब करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि फ्री में सब कुछ दिया जाता है। धन्यवाद। के भी अपोजिट पार्टी बोलेंगे, सचिन जी आप बोलना चाहेंगे? सर मुझे आपने फेवर में बोलने के लिए कहा था। हाँ, तो आप फेवर में बोलेंगे ना। त्रिपाठी जी अगेंस्ट थे मोशन के, आप और सीएसके स्कूल फेवर में, तो आप सपोर्ट कीजिए कि फ्री में चलना चाहिए। हाँ मैं बोलता हूँ जी। देखिए आज के परिप्रेक्ष्य में जहाँ हमारे देश में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, हमारे देश का जो जनसंख्या है वो तकरीबन 140 करोड़ है और ये दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। और हमारे जो स्रोत हैं, हमारे जो रिसोर्सेज हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, ये सब बहुत ही लिमिटेड है। हमारे पास ज़मीन लिमिटेड है, हमारे पास में ये लेबर फोर्स बढ़ रहा है, लेकिन जो एम्प्लॉयबल लेबर है वो बहुत ही लिमिटेड है। हमारे पास में जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की जो कैपेसिटी चाहिए वो है नहीं। लोग बेरोजगार हैं। अगर लोग बेरोजगार रहेंगे, उनको तो अगर काम करने के लिए नहीं मिलेगा तो वो अपना जीवन यापन कैसे कर सकते हैं? उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। और आज के डेटा के हिसाब से अगर हम देखें तो मैं थोड़ा पीछे चलता हूँ। हमारे एक ज़माना था जब हम लोग आज़ाद हुए थे तो हमारे देश में खाद्यान्न की बहुत कमी थी, बहुत ही कमी थी। और हमारे देश में इतना उपज नहीं था और जो क्वालिटी था, जो ग्रेन्स का, जो कोर्स ग्रेन्स थे, उसकी जो क्वालिटी थी वो बहुत ही ख़राब हुआ करती थी। उसके बाद में हमारे देश में कृषि विज्ञान में बहुत ज़्यादा प्रगति लाई गई। सभी जानते हैं कि हरित क्रांति आई और हरित क्रांति आने के बाद में बहुत सारे कृषि विश्वविद्यालयों में रिसर्च शुरू हुआ। रिसर्च शुरू होने के बाद में वो सब चीज़ें जब हमारे लैब टू लैंड प्रोग्राम में जब उसको परिवर्तित किया गया तो 1980 के दशक आते आते हमारा ग्रीन रिवॉल्यूशन का बहुत अच्छा रिजल्ट दिखने लगा। और ये रिजल्ट हमारा जो है सो पूरे उत्तर भारत में, खास करके पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के भी बहुत सारे भागों में, राजस्थान में, इन सब भागों में से जो हमारा जो फसल का उत्पादन था वो काफ़ी बढ़ने लगा। ये फसल का उत्पादन जो बढ़ा, इसमें भी गवर्नमेंट ने काफ़ी हेवी सब्सिडीज़ दिया। जो हमारा जो बीज था, खाद था, इवन आपके बहुत सारे नहर डेवलप किए गए, इरिगेशन सिस्टम डेवलप किया गया, वगैरह वगैरह वगैरह। तो इन सब चीज़ों को डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट ने काफ़ी पैसा इन्वेस्ट किया और फर्टिलाइज़र को बहुत सब्सिडाइज किया, बहुत ज़्यादा उस पर अनुदान राशि दिया। वो आज भी हमें मिलता है। आज भी हमारे पास में जो फर्टिलाइज़र जिसको हम खरीदते हैं उसमें समझिए कि अभी का जो डेटा है, अभी करीब तकरीबन 1 लाख करोड़ अनुदान जो है सो सरकार देती है। अगर ये अनुदान ना दिया जाए
और ये अगर इन सब चीज़ों को बढ़ावा ना दिया जाए तो आज जो हम हरित क्रांति की जो सफलता प्राप्त कर सके हैं अपने देश में, शायद ये ना प्राप्त कर सकते, नहीं हो पाता ये चीज़। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो हमारे गांव में हमारा देश का अभी भी करीब अभी के हिसाब के लेटेस्ट डाटा के हिसाब से 53-54% पॉपुलेशन जो है वो गांव में ही बसता है। अब वहाँ पे हम देखें अगर तो लोगों के पास में काम नहीं है। मैं भी कभी कभी अपने गांव जाता हूँ तो देखता हूँ कि युवा लोग बैठ करके खेल रहे हैं, ताश खेल रहे हैं, इसलिए कि उनके पास में काम नहीं है करने के लिए। हमारे देश में मनरेगा की योजना आई, ये आए हुए भी तकरीबन 20 साल हो गए होंगे। अब आने के बाद भी उसमें हमने क्या दिया? हमने सिर्फ 100 मैंडेज ही दिया। एक मतलब 100 मैंडेज का मतलब हुआ कि 365 दिन में हम उसको रोजगार की गारंटी एक तरह से कह लें, कोई गलत नहीं है कहना इस बात को, लेकिन वो एक प्रति व्यक्ति 100 मैंडेज से ज़्यादा बढ़ नहीं सकता। उसको 100 दिन किसका पूरा हो गया तो उसके बाद उसको हम नहीं दे पाएंगे। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि अगर आप उसको 100 दिन का वो जो खाएगा, अगर मान लीजिए कि उसको 300 रुपया मिलता है रोजाना का खर्चा और उसके परिवार में 4-5 आदमी है, क्या वो 4-5 आदमी 300 रुपये के आमदनी पे, डेली की आमदनी पे वो 4-5 आदमी को खिला सकता है? उसके बच्चे भी होंगे, उसको स्कूल भी भेजते होंगे। हर कोई चाहता है कि अपने बच्चे को अच्छे से अच्छे स्कूल में भेजें, तो जो भी हो वहाँ का 100-200 रुपये वाला ही फीस वाला स्कूल क्यों ना हो या 50 रुपये वाला, फिर भी उसके लिए बहुत ही महंगा पड़ेगा। तो ऐसे हालत में अगर आज की तारीख में हमारे देश में 80 करोड़ जनता को 5 किलो अनाज फ्री में मिलता है, तो हमारे कहने का मतलब है कि हमारे देश में अभी 240 मिलियन टन का अनाज का उत्पादन होता है। उसमें से अगर उसको इफेक्टिवली, मुझे माफ़ कीजिएगा मैं बहुत ज़्यादा हिंदी का वर्ड नहीं यूज़ कर पाता हूँ, अगर उसको इफेक्टिवली मैनेज ना किया जाए, जो पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी है, तो उसमें से कहा जाता है कि 12 से 13% अनाज बर्बाद हो जाता है। मतलब उसको चूहे खा जाते हैं या कीड़े खा जाते हैं वगैरह वगैरह वगैरह, ये है। तो अगर आप 12-13% 240 मिलियन टन का अगर लेंगे, उसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो वो करीब 30 मिलियन टन आ जाता है। तो अगर हम इफेक्टिवली मैनेज करें अपने फूड प्रोडक्शन को और उसको अपनी ही जो हमारे बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन जो लोग रह रहे हैं, उनके में हम डिस्ट्रीब्यूट करें, तो इसमें मैं नहीं समझता हूँ कि कोई बुराई है इसमें। दूसरी तरफ अभी हम किसानों को 2000 रुपया प्रति क्रॉप सीजन देते हैं, साल में 6000 रुपया देते हैं। हालांकि ये 6000 रुपया बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, फिर भी एक इतना तो है ना कि किसानों के हाथ में वो 6000 रुपया जाता है। और ये पैसा जो है आज की तारीख में, वो पहले का ज़माना था कि जब हम 1 रुपया भेजते थे तो 10 पैसा या 15 ही पैसा मिल पाता है। अब आजकल चूंकि बैंकिंग टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो गई है, डिजिटाइजेशन हो गया हर चीज़ का, तो वो उनके अकाउंट में, खाते में सीधा सीधा पहुंच जाता है। अगर उनको हम 100 रुपया भेज रहे हैं तो वो 100 रुपया ही उनको प्राप्त हो जाता है। तो ये मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो है ये सिस्टम को चलना चाहिए, बिल्कुल ही चलना चाहिए, और हमको अपना जो मेरा फूड प्रोडक्शन है इसको हम लोग इफेक्टिवली मैनेज करें और जनता के बीच में इसको जरूर डिस्ट्रीब्यूट करें, ये मेरा कहना है। अब राज, हाँ तुम हाँ कुछ करके तुम बताओ, तुम अगेंस्ट हो? यस सर, मैं सबसे पहले कहना चाहूँगा इस पॉइंट के खिलाफ कि जो फ्री अनाज मिलता है 80 करोड़ जनता को, अगर हम डाटा को देखें ध्यान से, तो जब भारत 1947 में आज़ाद हुआ था, तब जो पॉपुलेशन को अनाज फ्री में मिल रहा था, उसके अकॉर्डिंग धीरे धीरे वो पॉपुलेशन बढ़ रहा है। तो इंटरटेनमेंट कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि लोग ये सोचने लगे कि अगर फ्री अनाज मिल रहा है तो हम भी अब उसी का फायदा उठाते हैं, क्योंकि जो टोटल पॉपुलेशन है उसके कुछ नंबर ऑफ पॉपुलेशन जो पीपल है वो सरकार को टैक्स पे करके और उसी टैक्स से उन लोगों के लिए फ्री में अनाज खरीद के उनको बांटा जाता है। फ्री में अनाज नहीं खरीदा जाता है, किसानों से अनाज पैसे देके खरीदा जाता है जो टैक्स से पैसा आता है, और फिर उस पार्ट ऑफ पीपल को फ्री में बांटा जाता है। तो क्या ये सही है कि कुछ लोग मेहनत करके टैक्स पे करें और उनके पैसों से अनाज खरीद के कुछ पीपल्स को फ्री में बांटा जाए? जहां तक बात रह गई कि 1947 से लेके अभी 75 ईयर्स होने वाले हैं आज़ाद इंडिया को हुए, तो इतने टाइम में अगर एक अच्छा
स्कीम रहता जिससे इंटरटेनमेंट को कंटिन्यू करते हुए पॉपुलेशन को कम किया जाए कि लोग कम से कम पॉवर्टी लाइन में आते जाएं, तो जिसके कारण एक टाइम ऐसा आएगा कि सारे लोग इंडिविजुअली इतने सक्षम होंगे कि उनको नहीं जरूरत रहेगी कि हमको फ्री अनाज चाहिए। और सेकंड थिंग जो करप्शन आपने बोला कि बैंकिंग के थ्रू सब कुछ आ जाता है। फूड अगर किसी आदमी को 5 किलो अनाज या दाल चावल मिल रहा है, इसमें करप्शन यहाँ पे होता है कि क्वालिटी ऑफ द फूड इज गेट वेरी पुअर, मीन्स वो खाने लायक रहता नहीं है, तो उसमें करप्शन। आप सरकार से पैसे नेता लोग लेते हैं कि हम अच्छा खाना देंगे, लेकिन वहाँ पे क्वालिटी ऑफ फूड को खराब किया जाता है, तो यहाँ पे करप्शन का मामला है। और सेकंड थिंग, कभी कभी ये कह दिया जाता है कि चूहों ने बोरियां कुतर दी या कुछ अनाज सड़ गया। बहुत सारे बहाने हैं करप्शन करने के लिए, अगर आप बिहार में खास करके देखेंगे तो। फिर मैं ये कहना चाहूँगा कि एक जहाँ तक कैटेगरी वाइज जो इंटरटेनमेंट में सबको रिजर्वेशन दिया जाता है कि ओबीसी, जनरल, एसटी, एससी, इन सबको रिजर्वेशन दिया जाता है ताकि ये लोग जो बैकवर्ड कास्ट में थे वो आगे आ सके। और इस चीज को बंद करना चाहिए, इसलिए क्योंकि अगर आप अभी देखें तो जनरल का जो पॉपुलेशन है और एससी ओबीसी का जो ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ चुका है, तो अब मुझे नहीं लगता कि इसकी जरूरत है कि ओबीसी और एसटी कास्ट वाले को भी अभी भी रिजर्वेशन दिया जाए। इससे क्या होता है कि जो गवर्नमेंट जॉब्स में होते हैं उसमें उनको एडवांटेज मिलता है। हाँ, इंटाइटलमेंट वैसा रहना चाहिए जैसा उन्होंने कहा कि कोई चीज हम अपने दम पे हासिल करें वो अलग बात है, और कोई चीज हमको मुफ्त में दिया जाए। इंटाइटलमेंट जैसे कि आप अभी देखेंगे कुछ स्कूल्स चलते हैं नवोदय विद्यालय जैसे, उनमें आपको एग्जाम क्लियर करना है तब आपको 6 क्लास से लेकर 12 क्लास तक फ्री में पढ़ाई दी जाएगी। तो ये एक अच्छी सुविधा है क्योंकि आपने अपने दम पे एग्जाम क्लियर किया है, उसी के कारण आपको 6 साल की पढ़ाई, खाना पीना सब मुफ्त मिलेगा। तो ये इंटरटेनमेंट सरकार का सही है। लेकिन आप घर पे बैठे हैं, आपको आके हम सारी सुविधाएं दे दे, तो एक तरह से जो आलसीपना है, ऐसे ही भारत के लोग बहुत आलसी होते हैं, तो वो बढ़ता ही जाएगा। लेकिन इसमें भी जो बीच में जो एग्जाम होता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, उसमें भी रिजर्वेशन के थ्रू कुछ कैटेगरीज को आगे बढ़ावा दे दिया जाता है, तो ये चीज बंद होनी चाहिए। और मैं लास्ट में इतना ही कहूंगा कि इंटाइटलमेंट को 2 तरीकों से अगर हम देखें तो जो गरीबी को कम करते हुए लोगों को सक्षम रूप से मजबूत उनके पैरों पे खड़ी करे, वो इंटाइटलमेंट सही है। लेकिन जो इंटाइटलमेंट करप्शन और किसी को डायरेक्ट विदाउट एनी वर्क, बिना काम के सिर्फ सपोर्ट दे रही है जीवन जीने के लिए, वो उसको बंद कर देना चाहिए। वो इंटाइटलमेंट चलना चाहिए जिससे लोग अपने पैर पे खड़ा हो सके और वो इंटाइटलमेंट बंद हो जो लोग को निकम्मा बनाए। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा CSKM स्कूल वालों को कि इंटाइटलमेंट कंटिन्यू हो, उसके फेवर में वो राज के पॉइंट। जी सर, नमस्कार सर। जैसे कि लोग अभी बोल रहे हैं कि सरकार को ये चीज़ नहीं देना चाहिए, लोगों को अनाज ये सब बिजली मुफ्त में नहीं मिलना चाहिए, लेकिन जब यही चीज़ सरकार नहीं देती है तो लोग सरकार में प्रश्न उठाते हैं कि सरकार करप्टेड है, सरकार कुछ अपना भ्रष्टाचारी ये होते हैं, फैसिलिटीज़ होते हैं वो प्रोवाइड नहीं कर रही है आम आदमी को, और जब कर रहे हैं तो आम आदमी ही सरकार पे सवाल उठा रही है। यहाँ तक बात है सब, जैसे कि पॉवर्टी लाइन के बिहाइंड जो हैं, जैसे कि डेली वेजेस वर्कर जो होते हैं, उनको मुश्किल से दिन में 200 से 300 रुपए मिलते हैं, वो भी काफ़ी मेहनत करके। अब वो 200-300 रुपए अपना पेट भरने में लगेंगे कि बिजली के बिल भरने में, तो सरकार को जो बेसिक फैसिलिटी होती है वो तो प्रोवाइड करनी ही चाहिए हमेशा, जैसे कर रही है सरकार। बिजली मुफ्त में दे रही है, एजुकेशन मुफ्त में दे रही है, उससे एजुकेशन का जो परसेंटेज है वो काफ़ी बढ़ रहा है इंडिया में। सरकारी स्कूल काफ़ी बनाए रहे हैं, काफ़ी फैसिलिटी हो रहे हैं सरकारी स्कूल में, हर चीज़ को प्रमोट कर रही है सरकार, तो लोगों को भी सरकार में को इस चीज़ में सपोर्ट करना चाहिए मेरे हिसाब से। गुड इवनिंग सर, जैसा कि हमारे माननीय विरोधी जर्नल जिनका नाम राज सिंह, उन्होंने बोला कि टैक्स पेयर, उन्होंने सर प्रश्न उठाया कि टैक्स पेयर यानी कर्ता पे। सर तो मेरा आपसे और हमारे माननीय विरोधी से एक प्रश्न है
कि आप बताइए कि जो व्यक्ति अपना डेली वेजेस से अपना घर नहीं चला पा रहा है वो टैक्स पेयर में कैसे बन सकता है। टैक्स पेयर तो सर अभी कुछ वक्त पहले बजट जब पास हुआ था तो कहा गया कि निर्मला सीतारमण जी हमारी माननीय फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि जिसकी सैलरी, जिसका मंथली वीकली इनकम एनुअल इनकम 3 लाख से ज्यादा होगा वो टैक्स दे सकता है। और सर हम लोगों ने तो देखा कि जो अपना डेली नीड्स नहीं फुलफिल कर पा रहे हैं वो टैक्स कैसे दे सकते हैं। तो मेरा अपने विरोधी से ये प्रश्न है कि उन्होंने टैक्स पेयर का बात इसमें कैसे कह दिया। धन्यवाद। और किसी को आपके स्कूल से किसी और को कोई पॉइंट पूछना है? नहीं? नहीं सर, धन्यवाद। मैं बोल सकता हूँ सर? चंद्रशेखर जी से पूछो अगर वो परमिट करें तो। हाँ जी, नहीं, मुझे लगता है कि बच्चों को बोलने दीजिए, उनको अवसर दीजिए। जब उनका पूर्ण होगा तब उस समय मैं बताऊंगा। ठीक है राज, बोलो फिर, परमिशन है। सर बात यहाँ पे मैं ये नहीं बोल रहा कि उनको मर जाने दीजिए या उनको खाना पानी बेसिक नीड्स जो है उनको नहीं दी जानी चाहिए। बात यहाँ पे ये है सर कि 1947 से अभी 2023 चल रहा है। अगर उनके पूर्वज मतलब ये एक जनरेशन तो कम से कम इतने टाइम में हो ही गया होगा, उनका जो मतलब जो गरीब लोग थे उनके एक जनरेशन वो आगे बढ़ चुके हैं। तो अगर सरकार उनको बेसिक नीड्स प्रोवाइड करने के साथ स्किल्स और उनके फाइनेंशियल लेवल को अप करने की कोशिश करती तो मुझे नहीं लगता कि अभी भी जो डेली वेजेस वाला जो वर्कर है वो मतलब अपने पैरों पे खड़ा हो सकता था। और मैं टैक्स पेयर की बात यहाँ पे इसलिए किया क्योंकि 3 लाख से ज्यादा एनुअल इनकम करने वाले लोग भी इंडिया में हैं, तो उनको वो अपने काम में चोरी करना चाहेंगे, मतलब वो टैक्स नहीं पे करना चाहेंगे क्योंकि उनको लगता होगा कि मैं टैक्स पे करता हूँ लेकिन उससे कोई डायरेक्ट प्रॉफिट मुझे कुछ होता ही नहीं। सारा टैक्स का बहुत हद तक पैसा करप्शन एंड ये सब फैसिलिटी प्रोवाइड करने में चला जाता है। तो वो भी अपने काम में कंजूसी करेंगे टैक्स पे करने में। तो अगर सरकार तब से ध्यान देती तो ये मतलब मुमकिन है कि हम इंडिया को एक डेवलप्ड नेशन के तौर पे देख सकते। अगर 80 करोड़ जनता जो अभी हमको, हाँ, सरकार ध्यान देती भूतकाल में। प्रश्न ये है कि ये कंटिन्यू होना चाहिए या रुक जाना चाहिए। तो भूतकाल के ऊपर ज्यादा बात नहीं करना चाहिए। यस सर, तो कंटिन्यू करना चाहिए बट चेंजेस लाके कंटिन्यू करना चाहिए जिसके कारण आने वाले 5 सालों के अंदर ये स्कीम को बंद कर दिया जाए। गया है फ्री बी के ऊपर, और जो ऑथराइज्ड पर्क्स हैं जैसे शकील जी ने शुरू में बोला उसके ऊपर डिस्कशन नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं, वो टॉपिक बाद में कभी लेंगे। अभी फ्री बी के ऊपर ही हम कंटिन्यू करते हैं। तो राज का कहना है कि फ्री बी अलग ढंग से फिर से रीस्ट्रक्चर करके देना चाहिए, न कि ब्लाइंडली देना चाहिए। तो अभी ये जो फॉर्म में बोल रहे हैं, मैं कोशिश करूंगा कि स्कूल वाले ज्यादा बात करें। शकील जी, आप और त्रिपाठी जी को जीवन जी लिए हैं, आपको इसकी जरूरत नहीं है। तो CSKM स्कूल वाले, राज का सजेशन है कि इसको रीस्ट्रक्चर करके दिया जाए, न कि ब्लाइंडली सभी को सब कुछ दिया जाए। कोई काउंटर आर्गुमेंट? जरूर सर। बोलो। हाँ सर। सर मेरे ख्याल से राज का जो सजेशन है वो सही है, मगर सर उन्होंने भी जो कुछ कई पॉइंट्स बोले हैं वो कई तरीके से गलत है मेरे ख्याल से। उन्होंने सर बोला कि लोग कंजूसी करते हैं, इसके चाहते हैं पैसे देने में, जब वो पैसे उनके पास होंगे नहीं तो वो देंगे कहाँ से। हम लोग इस समय पॉवर्टी, जो उन लोगों पे फोकस करते हैं, हमारा ध्यान उन लोग पे आकर्षित है जो पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं, उन लोग पे नहीं हो जो टैक्स पे कर रहे हैं और जिनकी मतलब फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है। धन्यवाद। ये भी बात बोल रहे हैं। देखो, डिबेटिंग टेक्निक का जो कहानी है वो ये है कि एक से सुन लो डिबेटिंग टेक्निक का, और मैं चाहूंगा एल्डर जो यहाँ पे वो कंट्रीब्यूट करें। डिबेटिंग टेक्निक में जो सामने वाला बोला उसका काउंटर आर्गुमेंट और साथ में
एक प्रश्न के साथ अपना कंक्लूड करो, ताकि दूसरा वाला फिर उस प्रश्न का जवाब दे और एक प्रश्न पूछे। तो आपने काउंटर आर्गुमेंट जो दिया वो ठीक है, पूर्ण है या नहीं है वो कहानी अलग है, लेकिन उसने सजेस्ट किया था इसको मॉडिफाई करें। तो आपका काउंटर आर्गुमेंट का क्वेश्चन हो सकता था कि राज तुम क्या सजेस्ट करते हो मॉडिफिकेशन का, क्या हम मॉडिफाई करें, कैसे मॉडिफाई करें, कौन करे। या हो सकता है कि पॉलिसी तो ठीक है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन खराब है, इम्प्लीमेंटेशन को कैसे सुधारा जाए, ये प्रश्न हो सकता है। तो इस तरह से आप आर्गुमेंट, काउंटर आर्गुमेंट और प्रश्न के साथ अपना कंक्लूड करो। जरूर सर। मैं सुन रहा हूं, आप बोलो। सर तो फिर मेरा राज से ऐसा काउंटर प्रश्न होगा, जैसे उन्होंने कई सारी पॉलिसीज का नाम लिया, जैसे मनरेगा, और जो हमारे साथ भी जो हमारे कंपेनियन थे उन्होंने भी बोला मनरेगा, बोला राइट टू वर्क, ऐसी कई सारी पॉलिसीज के बारे में बताया। तो सर मैं उनसे पूछना, अपने आप सामान्य विरोधी राज से पूछना चाहूंगा कि वो हम लोग को बताइए कैसे इसका बेटर इम्प्लीमेंटेशन, और जैसे इंडिया इज अ लार्ज पॉपुलेशन, बहुत इतनी सारी आबादी जनता में, कैसे उस पॉलिसी का बेस्ट यूज, मतलब समाधान कैसे निकल के आ सकता है। त्रिपाठी जी आप बोलेंगे या राज को बोलना? हाँ सर, राज अगर बोलना चाहते तो ठीक है, मैं उसके पहले 30 सेकंड में पॉइंट, जो 2 पॉइंट इन्होंने लिए थे शकील जी और ये दूसरे ग्रुप ने, फिर राज ही उस पर बोलेंगे। पहली चीज तो ये है कि जब भी कोई फ्रीबी हम देना चाहते हैं, कोई भी गवर्नमेंट, तो एक सस्टेनेबिलिटी चाहिए। तुमने प्रश्न ये पूछा था कि इनकम टैक्स वाले यहाँ क्यों आ रहे हैं, क्योंकि कुछ देने वाले चाहिए, तभी हम किसी को दे सकते हैं। तो गवर्नमेंट के पास कोई ऐसा तो है नहीं कि वो पैसे बना रहे हैं, उनको एक सस्टेनेबल मॉडल चाहिए। तो हमारा जो शुरुआत हुई थी यहाँ से कि 3 इसके जो नेगेटिव पॉइंट हैं, पहली चीज तो यह है कि लोग अकारमंड हो जा रहे हैं, आलसी हो जा रहे हैं, चाहे वो मनरेगा का ले लें उदाहरण, और दूसरा जो शकील जी ने कहा था कि इफिशियंसी मैनेजमेंट, तो इफिशियंसी मैनेजमेंट फ्री देने से नहीं होती है। इफिशियंसी मैनेजमेंट के लिए जो चीजें चाहिए, जैसे आज हमारे स्कूल्स हैं, एक तरीके से उनमें खाना सब जगह फ्री दिया जा रहा है, लेकिन फिर भी क्या बच्चों में वो पोषण तत्व आ पा रहे हैं? तो जो अभी राज ने जो बताया कि मॉडिफाइड वर्जन करके हमें देना चाहिए, यानी पॉलिसी और क्रियान्वयन, तो वहां पर आम जनता का बहुत बड़ा एक जो है उनका एक रोल बनता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो सरकार तक उस बात को पहुंचाएं कि कैसे क्रियान्वयन संभव है। तो राज अब इसको और एक्सटेंड करेंगे। तो मेरा कहने का दो पॉइंट है इसमें। एक तो सस्टेनेबिलिटी रहने के लिए जरूरी है वो टैक्स वाले लोगों का, और दूसरा जो एफिशिएंसी मैनेजमेंट के लिए कौशल बढ़ाना है। जैसे उन्होंने कहा कि 5 साल में वो फेस आउट हो जाए, तो फेस आउट कैसे होगा जबकि ये जिस तरीके से पॉपुलेशन जो लोग ले रहे हैं वो ऊपर के उसमें बढ़ जाएं, लेकिन लोगों को जब आदत खराब हो जाती है तो फिर ऊपर को बढ़ते ही नहीं है वो फायदा लेने की, और दूसरे लोग भी उसको एक्सट्रैक्ट करते रहते हैं, करप्शन बढ़ता रहता है। तो इसलिए उसका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ शोधन करके फिर क्रियान्वयन करने का विचार करना चाहिए। राज अब तुम इसमें और जोड़ सकते हो। जी सर। सर मैं इसमें यही जोड़ना चाहूँगा कि जो स्कीम्स अभी चल रही हैं और उसमें कुछ अच्छी भी हैं, जैसे कि किसानों को 6,000 रुपये पर ईयर में 3 किस्तों में मिलता है ताकि वो अपनी खेती किसानी को ठीक ढंग से कर सकें। यूरिया सब्सिडी मिलता है, फर्टिलाइजर्स पे बहुत सब्सिडीज मिलते हैं। लेकिन बात यहाँ पे ये है कि हम एक एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं कि एक आदमी गरीबी सीमा के नीचे है और साथ ही साथ वो पढ़ा लिखा भी नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो सरकार की पूरी कुछ क्या बहुत हद तक लोग ऐसे होते हैं, गांव में मैंने देखा है, मैं बहुत सारे मतलब 2-3 गांव घुमा हूँ, उसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको सरकार की स्कीमों का फायदा डायरेक्ट उनके पास पहुंच नहीं पाता है। कुछ गवर्नमेंट ऑफिसेस ऐसे होते हैं कि वो उनके नाम पे उन स्कीमों का फायदा लेके
उस पैसे को किसी नेता या किसी के पास करप्शन के तौर पे ब्लैक मनी में कन्वर्ट करते हैं। हाल ही में एक न्यूज आया है, जब आरबीआई ने 2000 के नोटों को बंद करने की घोषणा की तो जयपुर में एक सरकारी ऑफिस में 2 करोड़ रुपए कैश, अभी इधर हाल ही का न्यूज आई थिंक 3 days अगो। तो इसी के कारण पैसे जो है वो ब्लैक मनी में कन्वर्ट होते हैं। फिर जैसे कि एग्जांपल मैंने लिया कि एक आदमी है पॉवर्टी लाइन के नीचे, उसको ये भी नहीं पता कि गवर्नमेंट की स्कीमों का फायदा उस तक कैसे पहुंचे। और सेकंड थिंग, यहाँ पे सरकार को कुछ ऐसा स्कीम लाना चाहिए ताकि जो लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं और उनके नाम पे गवर्नमेंट स्कीम्स पे के ऊपर फायदा उठाया जा रहा है नेताओं के द्वारा, उसको पकड़ा जाए। साथ ही साथ उस आदमी को उस स्कीम से डायरेक्ट कनेक्शन कैसे किया जाए इस पे ध्यान देना चाहिए। साथ ही उसको कैसे एजुकेट किया जाए। अब बात ये है कि अब जो 30 साल का एक आदमी है उसको हम स्कूल तो नहीं भेज सकते पढ़ने के लिए, बट हाँ हम उस गांव में अगर सप्ताह में एक 2 महीने लगातार हर सप्ताह एक कैंप चलाएं, जिससे हम उसको इतना एजुकेट कर दें कि वो खुद की फाइनेंशियल कंडीशन को समझना और सुधारना सीख जाए, तो इससे करप्शन तो कम होगा ही होगा, साथ में एम्प्लॉयमेंट लेवल जो है या जो भी पॉवर्टी लेवल है वो कमेगा और एम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ेगा। एम्प्लॉयमेंट जहाँ तक लाने की बात है देश में, वो बहुत बड़ा मुद्दा है, उस पर मैं अभी कुछ नहीं कह सकता क्योंकि उसके लिए बहुत सारी स्कीमें हैं। लेकिन हाँ, जो स्कीमें ऐसी हैं जिनमें साफ हमको पता चलता है कि इस पे करप्शन या घोटाला किया जा सकता है, जैसे कि चारा घोटाला, बहुत सारे ऐसे घोटाले हुए हैं बिहार में, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा। पे भी फोकस नहीं करते हैं अभी, केवल फ्री भी चलना चाहिए, नहीं चलना चाहिए, उसका इम्प्लीमेंटेशन बदली होना चाहिए, ये कंक्लूजन सभी लोग एग्री करते हैं। शॉर्ट में यस हाँ, तो मॉडिफिकेशन टाइम खत्म हो रहा है, इसलिए हम चाहते हैं कि CSKM स्कूल फेवर में अपना कंक्लूडिंग रिमार्क दे। हाँ सर, ये लास्ट क्वेश्चन है कि जो स्कीमों से मिलता है दाल चावल, मुझे मेरे घर मतलब मेरे गांव में भी कितने लोगों को मिलता है, तो मैं ये देखता हूँ कि वो दाल चावल मिलने के बाद या तो वो उसको सेल कर देते हैं क्योंकि वो बहुत खराब क्वालिटी का रहता है। दूसरी बात, वो इतना रहता नहीं है कि उनकी पूरे मंथ की नीड पूरी हो सके उस दाल चावल से। 5 kg या 7 kg कुछ जो भी रहता है, उससे पूरे महीने की नीड पूरी नहीं हो पाती है, उनको खरीदना पड़ता है ये जो। और इसी के कारण मतलब साथ में जो पूरा सोसाइटी है, अगर कुछ लोगों को फ्री और कुछ लोगों को उसी चीज के लिए पैसे देने पड़ेंगे तो वो सस्टेन ठीक से नहीं कर पाएगा। तो मैं मानता हूँ कि मेरे पास ऐसा कोई भी सोल्यूशन नहीं है, कोई ऐसा स्कीम या कोई ऐसा सोल्यूशन नहीं जो मैं बता सकूं जिससे 5 सालों में बंद उतरे। बट हम भारत में बहुत ऐसे विद्वान बैठे हैं जो ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो यही पर मैं ये बात खत्म करना चाहता हूँ। लेकिन मैं एक और पॉइंट बोलना चाहता हूँ कि जो ये सर जॉब्स में जो दिया जाता है सबको एंटाइटलमेंट कि आप अगर IAS ऑफिसर हैं तो आपको एक गाड़ी ये सब मिलेगा, इसको भी थोड़ा कम करना चाहिए और पेंशन को बंद कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर एक वो टॉपिक बाहर हो गया था शुरू में कि उस पर नहीं जाएंगे, फ्री देते रहेंगे। अभी हिमांशु और टीम CSK स्कूल कंक्लूडिंग रिमार्क दो फेवर में, और फिर त्रिपाठी जी या राज अपोजिट में कंक्लूडिंग रिमार्क देगा। ओके सर। हाँ, CSKM स्कूल। धन्यवाद सर। तो जैसा कि हमारे विरोधी राज जी ने बोला कि जो है हमारे यहाँ इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, मैं किस हद तक हो रहा है इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। उन्होंने से अपना स्पीच स्टार्ट करते समय एक स्कीम का मेंशन किया, घोषणा, जिसमें 6,000 रुपए प्रति मंथ हर किसान को दिया जा रहा है। वैसे क्या हमारे पास कोई प्रूफ है, हमारे पास कोई रिकॉर्ड है, क्या हमारे पास कोई जरिया है कि ये हर किसान को मिल रहा है कि नहीं? और मैंने उनसे पिछले अपना स्पीच देते समय, डिबेट करते समय यही प्रश्न पूछा था कि जो है आप हमको ये बताइए कि इम्प्लीमेंटेशन जो पॉलिसीज गवर्नमेंट बना रही है, तो इंडिया इज अ लार्ज डाइवर्स कंट्री, इतना आबादी जनसंख्या के साथ उसका इम्प्लीमेंटेशन उसकी लागू कैसे हो रही है? तो उन्होंने उस चीज पे कुछ बोला नहीं, उन्होंने उस चीज को घुमा फिरा के हमें से उसमें प्रश्न पूछ लिया। तो मेरा राज जी से सवाल है कि वो हमारे आर्गुमेंट को रीइंफोर्स करो। अच्छा सर, तो फिर आर्गुमेंट को
रीइंफोर्स करो। अब ये समय है, अभी ये समय नहीं कि अपोजिट ने ये बोला, अभी तुम अपने आर्गुमेंट की फ्री क्यों कंटिन्यू होना चाहिए इसको रीइंफोर्स करो। सर एक हिसाब से तो फिर मेरे ख्याल से तो हमारे ख्याल CSKM स्कूल के ख्याल से एज अ फेवर ऑफ द मोशन हमारे ख्याल से ये चीज़ सही है कि हम लोगों को देना चाहिए, क्योंकि इंडिया जैसी जनसंख्या वाली ज़्यादा आबादी जो दूसरे नंबर पे आती है पूरे विश्व में, ऐसी आबादी वाले देश को इन सब चीज़ों की ज़रूरत है। क्योंकि सर ये हमारे सर ह्यूमन बिहेवियर शो करता है कि मतलब अगर ये सब चीज़ हमको मिलेगा तभी हमको अंदर से मोटिवेशन आएगा कि मतलब हम कुछ कर सकें। और जैसे आपने से बताया गवर्नमेंट फ्लैट्स देती है और लैंड देती है, वो भी हम उसको रेंट पे उठा सकते हैं, क्रिएटिविटी ला सकते हैं, तो वो भी सर हमारे एक सोर्स ऑफ इनकम है, एक साधन है हमारे जीने का, डेली नीड्स पूरी करने का। सर तो फिर मेरे ख्याल से ये गवर्नमेंट सही है स्कीम्स है। और सर वैसे राज जी ने बोला स्किल्स वाली बात, सर स्किल्स भी डेवलप हो रही है धीरे धीरे से। बहुत से फेमस एग्जाम्पल्स और लोग हैं जिन्होंने ऐसे बहुत सारी स्किल्स अपने हाथ में कार करता करके उन्होंने अपने जमीन से पहाड़ तक पहुंच गए। आपका नाम क्या हुआ जो बोल रहे हो? सर धैर्य। धैर्य, ठीक है, मैं कंक्लूड करूंगा, इसके बारे में बाद में बताऊंगा। शकील जी 30 सेकंड में आप कंक्लूड कर दीजिए, उनकी फ्री भी कंटिन्यू होना चाहिए। 30 सेकंड। आप म्यूट हैं शकील जी। फ्री भी बिल्कुल ही कंटिन्यू होना चाहिए और पूरे देश में यूनिफॉर्मली इम्प्लीमेंट होना चाहिए। ये नहीं कि कोई राज्य दूसरा कुछ कर रहा है, तीसरा कुछ और कर रहा है, चौथा राज्य कुछ और दे रहा है। ये पूरे देश के नागरिकों को एक समान जैसा फ्रीबीज मिलना चाहिए। इसलिए कि सबके लिए एम्प्लॉयमेंट हम दे नहीं सकते हैं, सबके को रोजी नहीं दे सकते हैं, तो रोटी का तो इंतजाम सरकार को ही करना होगा। और ये एक जैसा होना चाहिए, पूरे देश में एक ही जैसा होना चाहिए, राज्य टू राज्य, स्टेट टू स्टेट डिफर नहीं करना चाहिए, ये मेरा कहना है। त्रिपाठी जी आप कंक्लूड कीजिए। ठीक है, हम लोग तो यही कहना चाहेंगे कि ये जो फ्रीबी है ये कंटिन्यू नहीं होना चाहिए। अगर इनको रखना है तो एक फेस आउट तरीके से एक ऑनेस्ट रिव्यू होना चाहिए, इसका रिकॉर्ड रहना चाहिए और फीडबैक मैकेनिज्म सही होना चाहिए। 75 वर्ष में हमने जो देखा है देश में हुआ है, फ्रीबी बढ़ता ही जा रहा है, लोगों का लालच बढ़ता जा रहा है, राजनीतिज्ञों का लालच बढ़ता जा रहा है, करप्शन भी बढ़ता जा रहा है और नीचे लोग जो लेने वाले लोग हैं उनका चरित्र गिर रहा है और लालच बढ़ रहा है, और जिससे वो अकर्मण्य हो रहे हैं, आलसी हो रहे हैं, दूसरों से ईर्ष्या बढ़ रही है, धर्म में लड़ाई हो रही है उसी के लिए। और जो लोग और प्राप्त करना चाहते हैं, जो उस लाइन में नहीं आ रहे हैं, वो फायदा लेने के लिए उस सिस्टम को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, जिससे करप्शन बढ़ रहा है। तो अगर ये चीज चलानी है, इसमें हमारे मैनेजमेंट की कहीं ना कहीं कमी है, जिसमें नीचे लोगों की भागीदारी सही ढंग से नहीं हो रही है। तो फ्री भी किसी भी देश के लिए विकासशील देश बनाना है यदि हमें, तो फ्री भी जितनी जल्दी हो बंद करना होगा, लोगों में कौशलता बढ़ानी होगी, उनके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी उनमें बढ़ानी पड़ेगी कि वो खुद अपनी जिम्मेवारी लेने के लिए तत्पर हों और अपने लिए अपनी रोटी। सरकार का ये कार्य है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर दे, वो सुविधाएं दे, जिससे कि वो लोग अपनी अपनी कौशलता बढ़ा करके, तो ट्रेनिंग में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, इन सब में ज्यादा, जैसे किसान को बढ़ावा देने के लिए आसपास एक रोल मॉडल तैयार करके उनको देना, रेदर देन फ्री देना, ये हमारा मत है। अभी मेरे को समय खत्म हो गया है, इसलिए टॉपिक को बंद करना पड़ेगा। 3-4 मिनट बचा हुआ है। बहुत अच्छा डिबेट रहा और ये टॉपिक तो इतना है कि इस पे डिबेट कभी खत्म नहीं हो सकता और बहुत लोगों का विचार अलग अलग होगा, लेकिन मेरे को मैनेज करने के लिए फोर्स करना पड़ेगा। CSK स्कूल फेवर में बोलेगा और शकील जी फेवर में बोलेंगे और त्रिपाठी जी और राज अपोजिट बोलेगा। कंक्लूजन तो इस टॉपिक पे मैं नहीं करूंगा क्योंकि ये टॉपिक तो बहुत बड़ा है, उस पे एक व्यक्ति कंक्लूड नहीं करेगा। लेकिन जो समरी आया, समरी ये है कि अगर व्यक्ति का पेट नहीं भरेगा तो वो विकास की कहाँ सोचेगा। इसलिए व्यक्ति का पेट तो भरना ही चाहिए। या तो आप उसको रोजी दो, नौकरी करने का अपॉर्चुनिटी उपलब्ध कराओ ताकि उसको
पैसा कमा के वो खा सके। कम से कम पेट भरने का तो गारंटी होना चाहिए सरकार की तरफ से, चाहे वो नौकरी के रूप में हो या फ्रीबी के रूप में हो। लेकिन जो दूसरे तरफ से विचार आया कि ये फेज्ड वे में और नापा तुला हो, इसका क्या इफेक्टिवनेस है वो नापा जाए, तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है। डिबेटिंग टेक्निक का जहां तक सवाल है, आज के टेक्निक में डाटा नहीं आया। बिना डाटा के डिबेट मजेदार नहीं होता है, प्रभावशाली नहीं होता है। अगर कोई बोलता है, जैसे एक डाटा त्रिपाठी जी ने दिया राजीव गांधी वाला उदाहरण दे करके कि 1 रुपया में 15 पैसा पहुंचता था। शकील जी ने जवाब दिया 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन मिलता है। ये 2 डाटा पॉइंट है, लेकिन 80 करोड़ को जो मिलता है उसमें क्या सभी बीपीएल वाले हैं या कुछ कम लोग हैं, ये सब डाटा पॉइंट होना चाहिए था। कितना स्किल डेवलपमेंट सेंटर चलता है, कितने लोगों को स्किल सिखाया जाता है, ये सब डाटा पॉइंट होना चाहिए था। कितना खर्च होता है सरकार का, सब्सिडी दिया जाता है, उसमें शकील जी ने बोला करीब 1 लाख करोड़ होता है किसानों को सब्सिडी देने में। खाद में कितना करोड़ का सब्सिडी दिया जाता है, ये सब डाटा पॉइंट के साथ हम डिस्कस कर सकते थे। हाँ धैर्य, आप बोलना चाह रहे हैं, कुछ बोलो आप, फिर हम कॉल बंद करेंगे। सर्वप्रथम तो मैं आप लोग को धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आपने हम लोगों की मतलब नॉलेज बढ़ाने के लिए इतना अच्छा डिबेट को ऑर्गेनाइज किया। सर उसके बाद से मेरा एक प्रश्न है कि अगले हफ्ते भी सर ये आप लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो सर इसका टॉपिक बता दीजिए, हम लोग को एजेंडा बता दीजिए, ताकि हम लोग कुछ पहले से तैयार करके रखें तो आप लोग को और मजा आए, पसंद हो आप लोग हमारी प्रस्तुति से। जो भी टॉपिक होगा मैं आपके स्कूल को मैं बाय ट्यूसडे भेज दिया करूँगा।